अस्सलाम वालेकुम। आज हम मशरिक़ वुस्ता के दो अहम हरीफ ईरान और इसराइल, इनकी ताकत का एक तफसीली जायजा ले रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, ये एक बहुत अहम और पेचीदा मौजू है। दोनों ममालिक की दुश्मनी उसकी कई परतें हैं, नजरियाती भी, सियासी भी। बिल्कुल। तो हमारे पास जो मालूमात हैं, जो जराए हैं, उनकी बुनियाद पर हम कोशिश करेंगे कि उनकी फौजी, टेक्निकी और माशी सलाहियतों को समझ सकें। जी, ताकि ये अंदाजा हो सके कि असल सूरत हाल क्या है, मतलब कौन कहाँ खड़ा है। ठीक, तो फिर शुरू करते हैं अफरादी कुव्वत और जुग्राफिया से। ईरान, आबादी बहुत ज्यादा है, तकरीबन 8 करोड़ 80 लाख। रकबा भी बड़ा है। हाँ, और फाल फौजी भी इत्तलात के मुताबिक कोई 6 लाख के करीब हैं। ये एक बड़ी तादाद है। इसके मुकाबले में इसराइल की आबादी तो काफी कम है, 90 लाख के लगभग। रकबा भी छोटा है। जी, लेकिन यहाँ फर्क ये है कि उनकी जो फाल फौज है, तकरीबन 1.25 लाख, वो बहुत तरबियत याफ्ता है और उनके पास 4.5 लाख से ज्यादा रिजर्व फौजी भी हैं, जो बहुत तेजी से मुतहरिक हो सकते हैं। अच्छा, तो अफरादी कुव्वत में ईरान आगे, लेकिन तरबियत और तेजी में इसराइल। कुछ ऐसा ही कह सकते हैं। और जोग्राफियाई गहराई ईरान को फायदा देती है, लेकिन इसराइल की मरकजी कमांड और टेक्नोलॉजी इन्हें फौरी जवाबी कार्रवाई में मदद देती है। ठीक है, अब जरा फजाई ताकत की बात करते हैं। यहाँ तो लगता है इसराइल का पड़ा भारी है। F-35 तैयारे, F-15। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि इसराइली फजाइया दुनिया की बेहतरीन फजाई अफवाज में से एक है। उनके पास जदीद तरीन अमरीकी टेक्नोलॉजी है। F-35 की स्टेल्थ सलाहियत एक बड़ा एडवांटेज है। और ईरान के पास? इनके तैयारे तो पुराने बताए जाते हैं, F-14, Su-24। जी, ज्यादातर पुराने हैं, लेकिन ईरान ने इस कमी को दूसरी चीजों से पूरा करने की कोशिश की है। खासतौर पर ड्रोन्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी में उन्होंने बहुत सरमायाकारी की है। हाँ, ये शाहिद 136 ड्रोन काफी खबरों में रहा है। जी, ये और उनका वसी मिसाइल प्रोग्राम, ये इनकी हिकमत अमली का एक अहम सुतून है। तो ये मिसाइल कितने हैं? कहा जाता है 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हैं ईरान के पास, जो इसराइल तक मार कर सकते हैं। जी, तादाद काफी ज्यादा है। शहाब, फातेह और दीगर कई अकसाम के मिसाइल हैं, और ये सलाहियत इसराइल के लिए यकीनन एक बड़ा खतरा है। लेकिन फिर इसराइल का दिफाई निजाम भी तो है। आयरन डोम का बहुत जिक्र होता है। हाँ, सिर्फ आयरन डोम नहीं, उनका पूरा एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम है। आयरन डोम मुख्तसर फासले के रॉकेटों के लिए है, फिर डेविड स्लिंग दरमियाने फासले के लिए, और एरो 3 बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए। और ये कितना कामयाब है? इत्तला तो यही है कि ये 90% से ज्यादा कामयाबी से हमलों को रोक सकता है। ये बहुत जदीद टेक्नोलॉजी है। लेकिन जाहिर है, ईरान भी मुसलसल कोशिश कर रहा है कि इस दिफा को बाईपास करने के तरीके ढूंढ ले। तो ये एक मुसलसल दौड़ है। अच्छा, अब आते हैं सबसे हसास मौजू पर, जौहरी सलाहियत। इसराइल के बारे में तो कहा जाता है कि उनके पास गैर एलानिया जौहरी हथियार हैं। जी, ये एक ओपन सीक्रेट समझा जाता है। अंदाजे 90 से 400 हथियारों तक के हैं, लेकिन इसराइल ने कभी बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं की। और ईरान, वो तो कहते हैं कि उनका प्रोग्राम पुरअमन है। ईरान का सरकारी मौकिफ यही है, लेकिन मसला ये है कि वो 60% तक यूरेनियम अफजूदा कर चुके हैं, और ये सतह हथियार बनाने के लिए दरकार 90% के काफी करीब हैं। तो ये एक तरह से जौहरी दहलीज पर खड़े हैं। बिल्कुल, इसीलिए आलमी सतह पर इतनी तशवीश पाई जाती है, और इसराइल इसे अपने वजूद के लिए खतरा समझता है। माजी में ईरानी तंसीबात पर हमलों के इत्तलात भी इसी तनाजुर में देखी जाती हैं। ठीक, अब टेक्नोलॉजी और साइबर जंग की बात करें। यहाँ तो इसराइल बहुत आगे लगता है। जी, टेक्नोलॉजी और खास तौर पर साइबर सिक्योरिटी में इसराइल एक आलमी लीडर है। AI में, और फिर वो पेगासस जैसा सॉफ्टवेयर। हाँ, वो तो बहुत मुतनाज़ा रहा। क्या उन्होंने ईरान के खिलाफ साइबर हमले किए हैं? इल्जामात तो हैं, और काफी संजीदा, जैसे ईरानी जौहरी प्रोग्राम के कंप्यूटर्स पर या उनके बिजली के निजाम पर हमले। लेकिन ये चीजें साबित करना बहुत मुश्किल होता है। और क्या ईरान भी जवाबी कार्रवाई करता है? जी हाँ, ईरान ने भी अपनी साइबर सलाहियतें काफी बेहतर की हैं। उन पर भी इल्जाम है कि उन्होंने इसराइली वाटर सिस्टम या अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाया। तो ये एक और महाज है जहां मुसलसल कशीदगी रहती है। ईरान की एक और ताकत उनका प्रॉक्सी नेटवर्क कहलाता है। ये क्या चीज है? प्रॉक्सीज यानी वो मुसल्लह ग्रोह जो बराए रास्त ईरानी फौज का हिस्सा तो नहीं, लेकिन ईरान के इत्तेहादी हैं और उसके इलाकाई एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पर? जैसे लबनान में हिजबुल्लाह,
غزہ میں حماس، یمن میں ہوتی باغی، عراق اور شام میں ملیشیاز، یہ ایران کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ براہ راست جنگ میں شامل ہوئے بغیر خطے میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکے۔ یہ ایک بہت مؤثر ہتھیار ہے۔ تو اس کے مقابلے میں اسرائیل کیا کرتا ہے؟ ان کے اتحادی کون ہیں؟ اسرائیل کا سب سے بڑا اور مضبوط اتحادی تو امریکہ ہے۔ اس کے علاوہ حالیہ برسوں میں ابراہیمی معاہدوں کے تحت متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش جیسے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم ہوئے ہیں۔ اچھا، تو یہ پراکسیز بمقابلے رسمی اتحاد والی صورتحال ہے۔ جی، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں اسرائیل سفارتی اور رسمی فوجی اتحاد پر زیادہ انحصار کرتا ہے۔ اب آخر میں ذرا معیشت کو دیکھتے ہیں۔ یہاں تو زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ بالکل، اسرائیل کی فیکس آمدنی $50,000 سے زیادہ ہے۔ وہ ایک ترقی یافتہ ٹیکنالوجی پر مبنی معیشت ہے۔ دوسری طرف ایران کی فیکس آمدنی پابندیوں کی وجہ سے $5,000 سے بھی کم بتائی جاتی ہے۔ اور اسرائیل کو امریکہ سے سالانہ اربوں ڈالر کے فوجی امداد بھی ملتی ہے۔ جی، یہ بھی ایک بہت بڑا عنصر ہے۔ اس امداد اور اپنی مضبوط معیشت کی وجہ سے اسرائیل دفاع پر بہت زیادہ خرچ کر سکتا ہے، جدید ترین ہتھیار خرید سکتا ہے۔ ایران کو اس معاملے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تو اگر ہم ان سب چیزوں کو ملا کر دیکھیں، تمام معلومات کو، تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اگر کوئی مختصر جنگ ہو تو کون زیادہ طاقتور ہے؟ دیکھیے، اگر روایتی جنگ ہو مختصر مدت کی تو زیادہ تر تجزیہ کار یہی کہتے ہیں کہ اسرائیل کا پلہ بھاری رہے گا۔ ٹیکنالوجی، فضائی طاقت، تربیت، معیشت، اتحادی، یہ سب عوامل اسرائیل کے حق میں جاتے ہیں۔ لیکن اگر جنگ طویل ہو جاتی ہے یا غیر روایتی طریقوں سے لڑی جاتی ہے تو ایران بھی ایک بہت سنجیدہ چیلنج پیش کر سکتا ہے۔ ان کی تعداد، ان کے میزائل، ان کا پراکسی نیٹ ورک، یہ چیزیں طویل مدتی جنگ میں بہت اہم ہو سکتی ہیں۔ تو مجموعی طور پر عسکری اور تکنیکی لحاظ سے اسرائیل زیادہ طاقتور دکھائی دیتا ہے، لیکن ایران کو کمزور سمجھنا بھی غلطی ہوگی۔ بالکل، دستیاب شواہد کی بنیاد پر تو یہی لگتا ہے۔ اسرائیل کی روایتی فوجی اور تکنیکی صلاحیتیں زیادہ ہیں۔ تو یہ تھا ایران اور اسرائیل کی طاقت کا ایک موازنہ، ان معلومات کی بنیاد پر جو ہمیں دستیاب تھیں۔ جی، اور یہاں ایک آخری بات جو شاید غور طلب ہے وہ یہ کہ آج کل طاقت کا توازن صرف ٹینکوں، جہازوں یا معیشت سے نہیں بنتا۔ آپ کا مطلب ہے نظریات، پراکسیز؟ جی، نظریات، پراکسیز، سائبر حملے، انفارمیشن وارفیئر، یہ غیر روایتی عناصر اب بہت اہم ہو گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے مستقبل میں ان کا کردار روایتی فوجی طاقت سے بھی زیادہ فیصلہ کن ہو۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ توازن کیسے تبدیل ہوتا ہے۔